कविताएं सुनते हैं, तब तक हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड श्री सुरेंद्र दुबे जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्वागत है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं। भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आपका लोग दर्शक बड़े ही आत्मीयता से स्वागत के लिए इसमें जुड़े हुए हैं दर्शकगण, और आपका इंतजार कर रहे थे जी। और आपकी कविताएं भी सुनी हैं इसके पहले, जो आपने हमें दर्शकों के लिए कविता दिए थे, उसको मैं एक बार आपके सामने फिर सुनाना चाहूंगा। आपके और उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत चालू करते हैं, ताकि दर्शकों को एक आपकी कविता का फिर से एक सुनने का मौका मिल सके। आज की बात दुबे काका के साथ भारत की राजनीति से साक्षात कराता हूं यार कि समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। जब मंथन से निकली लक्ष्मी नेताओं के लिए और जनता के हिस्से में सिर्फ जहर होता है, तो समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। थाने के एक महान व्यक्तित्व से हमने पूछा, श्रीमान दरोगा जी, आपको मालूम है कि आपके देश में समुद्र मंथन हो रहा है, एक से एक रत्न निकल रहा है, आपको खाने के लिए क्या चाहिए। तो उसने गंभीरता से कहा, पहले हम मौका मुआयना करेंगे, फिर धंधे की बात करेंगे। 50% लेते थे, इसलिए 50% लेंगे। कामधेनु आप रख लेना, हम दूध पी लेंगे। कविराज, आपको इतना और करना पड़ेगा कि कामधेनु का गोबर हमारे सिपाही को देना पड़ेगा। तो जहां जुल्म सिफारिशों के आगे बौना प्रतीत होता है और फरियादी के साथ थाने में बार बार बलात्कार होता है, वहां समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। सड़कों पर चप्पलें घिसते, डिग्रियों के बुलंदों पर चढ़ते उतरते मैंने एक शिक्षित बेकार से पूछा, अरे 21वीं सदी के भारत, तुझे मालूम है तेरे देश में समुद्र मंथन हो रहा है, एक से एक रत्न निकल रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए। तब उसने मुझे पहली बार नेता की नजर से देखा और कहा, कविराज, यदि समुद्र मंथन से निकलता हो मेरी जवान बहन का सुहाग, मेरे बीमार माँ की दवाई, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई, तो मेरे लिए ला दो, नहीं तो समुद्र मंथन में जितना निकला है जहर पूरा मेरे को पिला दो। जहाँ बेकार की डिग्रियों को ओढ़कर सोता है, वहां समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। एक नई नवेली दुल्हन आत्महत्या का सेमीफाइनल लड़ रही थी, अपने ऊपर जल्दी जल्दी मिट्टी का तेल उड़ेल रही थी। हमने कहा, 21वीं सदी की नारी आप गजब कर रही हैं, मरने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मरिए, नजाकत से मरिए, जब जी में आए तब मरिए, शान से मरिए, हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ दहेज के विरोध में एक दो कानून बना सकते हैं, ये रोना गाना छोड़िए, कोई अच्छा सा गीत गाइए, और गा नहीं सकती तो कम से कम टीवी की स्टाइल में मुस्कुराइए। उसने कहा, नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, आज शहर में 5 बहुएं जलाकर मारी गई, एक दुल्हन काट कर रेलवे लाइन पे डाली गई, महानगर में एक अजब तमाशा देखा, एक दुल्हन ने विदा के वक्त में लाल जोड़े की जगह कफन लपेटा। जहां दहेज का ठूंठ हर आंगन में हरा होता है और ससुर आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वहां समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। प्रणाम। संसद से निकलते एक मंत्री से हमने पूछा, मंत्री जी, हमने सुना है आप समुद्र मंथन करवा रहे हैं, देवताओं की बात तो समझ में आ गई, आप इतने राक्षस कहाँ से ला रहे हैं। क्या आपने लोकसभा की सीटें बढ़वा दी या नकली तोपों के सामान उन्हें भी विदेशों से मंगवाया है। इतना तो बतलाइए मंत्री जी, ये समुद्र मंथन का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया है। और हम साहित्यकार साहित्य के मंदराचल में कविताओं की वासुकी लपेट कर समुद्र मंथन करेंगे और आप देखना एक से एक रत्न निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा रोता हुआ महात्मा गांधी, सबसे पहले निकलेगा रोता हुआ महात्मा गांधी, दहाड़ता हुआ भगत सिंह, तभी तो भागेंगे कुर्सियों में बैठने वाले बाज।
आप कुर्सी संभाल कर बैठिए नेताजी, निकलने वाला है चंद्रशेखर आजाद। और उसी समुद्र मंथन से निकलेगी रोती हुई भारत माँ, हर नेताओं से करेगी सवाल, अरे मेरे अयोग्य बेटाओं, तुमने गजब की हिम्मत दिखाई है और सरहद पर भी नकली जंग करवाई है। जहां हिंदुस्तान का नक्शा फुटपाथ पे भूखा सोता है और राष्ट्र के नाम 2-2 बार संदेश प्रसारित होता है, वहां समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फर्क होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ भारत के 2 अनमोल रत्न जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और भारत का गौरव हैं, जो दुनिया में गजल, भजन और कविताओं को भारत, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियतें, ऐसी हस्तियां जुड़े हैं और ये सिर्फ किसके लिए जुड़े हैं? बच्चों और अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए, उनको अपने ज्ञान की बातें बताने के लिए। सोचिए ये कितने दिलेर हैं। इतनी बड़ी हस्तियां होने के बाद भी इन्होंने एक छोटे से निवेदन पर मैं उनसे गुजारिश किया कि भैया आप लोग इतने बड़ी हस्तियां हैं और आप क्या अभिभावकों और पेरेंट्स के हितों की रक्षा हेतु और उनको मोटिवेट करने हेतु, स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करने हेतु क्या आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं? उन्होंने तुरंत, मतलब कोई बात नहीं पूछी, क्या है कैसा है, कुछ नहीं, सीधा हाँ बोले। इतने अंदर से मार्मिक दिल और इतने अच्छे यदि जो हैं तो वो सही में पद्मश्री के अवार्ड के तो है ही है, मिल ही चुका है, पर मैं शायद अंदर से बोलना चाहूंगा कि वो पद्म भूषण के भी लायक हैं, क्योंकि इन्होंने दिलों को जीता है, लोगों के दिलों में राज किया है। तो ऐसे शख्सियतों का मैं आप लोगों के सामने पुनः स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित और हमारे छत्तीसगढ़ के, भारत के तो है ही है, मैं छत्तीसगढ़ का भी बोल सकता हूं, अनमोल रत्न है पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी। और यह मामला अभी थमा नहीं है, आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम में लाइव आ चुके हैं। हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भजन सम्राट, जिनकी शायद भजन हर मंदिरों में और हर जगह सुना जाता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। तो भैया सुरेंद्र भैया, मैं आपसे चालू करना चाहता हूँ कि शुरुआत जी आप ही कुछ बोलें, क्योंकि मैं क्या बोलूं आपके बारे में, आप जो हैं आप अपने मुख से ही कुछ बताएं। दरअसल जिस विषय पे आज आप चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा की शर्तें क्या होनी चाहिए। आज शिक्षा व्यवसायिक आधार पे भी जरूरी है, नैतिकता के आधार पे भी जरूरी है। अगर हमारे संस्कार और संस्कृति का क्षरण हो गया, हमारे संस्कार बचे नहीं, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं, कोई परहेज नहीं है मेरे को, लेकिन उसके साथ घर में हिंदी और मातृभाषा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन संस्कार देने का काम मातृभाषा ही करती है। आदरणीय अनूप जलोटा जी मेरे साथ हैं, वो इस बात का समर्थन करेंगे कि हमको संस्कार को बचाना है। आज की तारीख में हमें नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी, बेकारी हट जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन संस्कार अगर एक बार खत्म हो गया, माँ बाप का सम्मान खत्म हो गया, बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, तो उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा का मतलब संस्कार है, शिक्षा का मतलब शिक्षण है, शिक्षा का मतलब संस्कार है, संस्कृति है। उसके बाद हिंदुस्तान आ जाता है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति हिंदुस्तान का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि धन चला गया तो कुछ चला गया, यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। शिक्षा का ये मूलभूत सिद्धांत आज भी जरूरी है। जिस देश में बंदो गुरुपद पदुम परागा की शास्त्रोक्त पंक्तियां हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, वहाँ आज शिक्षक और
छात्र के बीच के जो संबंध है वो अब वैसे संबंध नहीं रहे जो विश्वामित्र और द्रोणाचार्य जी के साथ रहे। इसलिए शिक्षा के मूलभूत ढांचे में और जो बेकारी की समस्या है उसका मुख्य कारण है अपने खानदानी व्यवसायिक धंधों को छोड़कर दूसरे तरफ पलायन करना, गमन करना। आज लोहार का बेटा लोहारी नहीं करना चाहता, किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, हाँ, और नाई का बेटा नाई का काम नहीं करना चाहता। सब ऑफिसर बाबू बन के और राइटिंग वर्क टेबल में करना चाहते हैं। इसके कारण अगर अपने पैतृक खानदानी व्यवसाय को जिंदा रखा जाता तो बेकारी की ऐसी समस्या पैदा नहीं होती। शिक्षा व्यवसाय मूलक होना चाहिए, शिक्षा प्रबंधन की जानकारी देने वाला होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा में नैतिक शिक्षा का समावेश हो, शिक्षा में संस्कार और संस्कृति का समावेश हो, तभी भारत की शिक्षा पद्धति विश्व के दूसरे शिक्षा पद्धतियों से उन्नत हो सकती है। मैं सोचता हूँ इस विषय में आदरणीय अनूप भाई भी इस बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं भजन के माध्यम से, और भजन के नाम से जो पूरे देश में आज अनूप जलोटा जी को जाना जाता है, उसके पीछे उनका संस्कार है। वो संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं। धर्म बात की चीज है, मैं धर्म शब्द का प्रयोग करके धर्म को बौना नहीं करना चाहता। वो संस्कार के रक्षा कर रहे हैं। उनकी लड़ाई भजन के माध्यम से हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति की जंग है, जिसको उन्होंने जीता भी है। इसलिए संस्कार और संस्कृति जरूरी है। जी बिल्कुल सही, आपने काफी अच्छी बातें और शायद सारांश में सब कुछ कह दिए। जो हम लोग पढ़ नहीं सकते, कहीं से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो आपने सारांश में ही कह दिया। और मैं अनूप सर से भी शुरुआत करना चाहूंगा कि सर आप 7 साल की उम्र से गजल गाते हुए भजन की ओर दौड़े आए हैं और आज पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो मैं आपके बारे में क्या बताऊं, आप खुद अपने मुंह से दर्शकों को बताएं, स्टूडेंट और अभिभावकों को प्रेरित करें, कुछ अच्छी बातें जो आप अपनी जीवन की हैं वो आप बताएं, अपने मुख से ही लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं जी कि संस्कार स्कूल कॉलेज में नहीं मिलते जी, संस्कार माता पिता से मिलते, जी दादा दादी से मिलते, नाना नानी से मिलते, चाचा चाची से मिलते। मेरे पिताजी, हम लोग पंजाबी हैं, हम पंजाबी भाषा बोलते हैं। मेरे पिताजी हमारी किसी बात का जवाब नहीं देते थे अगर हम उनसे पंजाबी में ना पूछें। वो कहते थे नहीं तो तुम भूल जाओगे पंजाबी। दुनिया भर घूमते हो, हर जगह अंग्रेजी बोलते हो, दुनिया भर घूमते हो, ट्रेन में बैठते हो वहां अंग्रेजी बोलते हो, रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हो वो इंग्लिश में देते हो, तो पंजाबी तो भूल जाओगे। हिंदी याद रह जाएगी अब, और इंग्लिश, तो हमारी पंजाबी का क्या होगा? अरे प्रांतीय भाषा भी तो कोई चीज है। तो जवाब ही नहीं देते थे, उत्तर ही नहीं देते थे, तो हमें पंजाबी में ही उनसे पूछना पड़ता था। अगर हम पंजाबी गलत बोलते थे वो उसको ठीक कर देते थे। इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो सब करो, लेकिन अपनी भाषा तो ना भूलो। और कहीं भी कोई भजन गाते हुए हमको कोई पंक्ति नहीं समझ में आती थी, उसको समझा देते थे बेटा इसका ये अर्थ है, अब इसमें भाव आ जाएंगे, अब गा के देखो कि तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया। हमने पिताजी से पूछा इसका मतलब क्या हुआ? कहते तुलसीदास जी प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम के चेहरे की तुलना किसी चीज से कर सकें, लेकिन उनकी कलम रुक गई कि भगवान राम से के जैसा सुंदर क्या है? क्या चंद्रमा है, क्या सूर्य है, क्या कमल का फूल है? कोई चीज ऐसी नहीं है, सब उनकी रचना है। तो अंत में हार के ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। वाह, बढ़िया बात। अब जब हम उसका अर्थ समझे तभी तो हम लोगों को समझा पाए। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब उनका दिया हुआ है। हम पिताजी की विद्या को
पिताजी के गायन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपना कुछ नहीं कर रहे जी हमने उसको थोड़ा सरल किया, जी इतना ही हम कर सकते हैं। उसमें बहुत ही क्या वाह कर भाई। सकते हैं, सब तो वो लोग कर गए, बड़े लोग सब कर गए, क्या करेंगे उसमें हम, और उसको हम सरल कर सकते हैं। उस पद्धति को हम जरा सा लोगों को प्रचार में लाने के लिए, लोगों के बीच में उसको सरल कर सकते हैं। और तुम कुछ कर ही नहीं सकते, सब तो हो गया, जी क्या करेंगे। लेकिन हम उस प्रयास में आज भी लगे हैं कि हम भजनों को या गजलों को, हम गजल भी गाते हैं, कि इस तरह से प्रस्तुत करें कि लोगों को डिक्शनरी ना उठानी पड़े, जी लोग उसका अर्थ हमारे संगीत के अंदर अंदर ही समझ लें। एक हमने नया भजन कल रिकॉर्ड किया है, आपको गा के सुनाता हूँ। वाह हाँ भाई, स्वागत। की बात है जी। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। ये रामायण कहती है। जी ये बिल्कुल थोड़ी सही। कि वो वाह युद्ध का किस्सा समझ लो, उसमें एंटरटेन हो जाओ। उसको जी जीवन में रामचरित को अपनाना है, तो रामचरितमानस पढ़ने की कुछ बात बनी, नहीं तो ना पढ़ो भाई, स्टारडस्ट पढ़ लो, फिल्म फेयर पढ़ लो। जी अगर उसको जीवन में उतार सकते हो तो उसे पढ़ लो। जी जी जैसा कि आपने कहा कि संस्कार घरों से ही आता है, माता पिता से आता है, तो आपके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक बात हमें पता लगी है कि जब पद्मश्री अवार्ड आपको मिल रहा था तो आपने साफ बोल दिया कि जब तक मेरे गुरु, मेरे पिता को यदि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाएगा तब तक मैं ये अवार्ड नहीं लूंगा। इससे बड़ी संस्कार वाली बात क्या है? मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो दूसरों को सीख मिलती है इससे। जी आप इसमें कुछ बताएं। देखिए, मुझे जब फोन आया, उन दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी थे, जी क्या आपको पद्मश्री दिया जा रहा है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद अडवाणी जी, मैं आपको धन्यवाद देने आता हूँ दिल्ली। तो बड़े खुश हो गए, दिल्ली आने धन्यवाद देने, मैं बम्बई रहता हूँ। तो मैं उनके कमरे में पहुंचा, मैंने उनसे कहा अडवाणी जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले ये हमारे सम्मान हमारे गुरु को मिलना चाहिए, हमारे पिताजी जी जी तो वो कहने लगे क्या आप ये सोच के कह रहे हैं, होशो हवास में कह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल होशो हवास में कह रहे हैं। जी पद्मश्री मेरे पिताजी को उन्होंने दिया कि बात तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी की, वो सोनिया गांधी की सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया उसके बाद। जी तो ये याद रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो मिला कहाँ से है। जी उसके बाद हमको जिस दिन, देखिए हमारे यहाँ ये संस्कार है कि जिस दिन मुझे फोन आया कि आपको हम दोबारा, जब सोनिया जी की सरकार से कि हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहला फोन अपनी माँ को किया जी कि आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि मुझे इस बार पद्मश्री दिया जा रहा है। तो मेरी माँ ने कहा मुझे बहुत खुशी है इस बात की, तो आज से तुम ठीक से गाना। जी जी कि अब इसकी लज्जा रखनी है, अगर तुम्हें पद्मश्री मिला है तो इसका मतलब है कि आप ठीक से गाना आज से अपने गाने को। उनका मतलब ये था कि अब आप पद्म भूषण के लायक हैं, उस लायक वहां तक पहुंचे, कैसे करे पद्म भूषण चाहिए था। अपने गाने को हमेशा उत्तम 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 करें एवरीडे। तो ये हमारे यहाँ संस्कार दिए गए हैं कि तारीफ नहीं, जी नसीहत सिखाना है कि आगे से। हाँ भाई, ये हमारे यहाँ सही बात। ये बात बहुत सही है कि क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं वो बच्चों को सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे भले कुछ हो, ये गलत है। जबकि पहले हमारे माँ बाप पहले हमको सामने कितना भी हम बड़ा काम करें उतना तारीफ नहीं करते थे, जबकि पीठ पीछे वो हमारी तारीफ करते थे, हमको ऐसा करते थे कि वो और कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ये पहले के लोगों में ये था
जो संस्कार था, इसी कारण आज आप लोग हस्तियां बने हैं, आज देश विदेश में फेमस हैं, आज पद्मश्री अवार्ड सम्मानित है, क्योंकि आपके माँ, मतलब मैं तो माँ बाप बोलना उचित नहीं लगता, मम्मी पापा बोल सकता हूँ आपके, तो उन्होंने आप लोगों के जो एक उचित संस्कार दिए हैं, जिसको आपने आत्मसात किया है और उस संस्कार को लेकर ही आप चले हैं, तब जाके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, मैं तो यही मान सकता हूं। और मैं अब सुरेंद्र भैया से पूछना चाहूंगा कि भैया, जो आपको अभी तक कविताओं में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, और सब सीधी बात है, इतनी बड़ी हस्ती बनना छोटी मोटी खेल नहीं है, तो इसमें आज तक की आपकी जो सबसे अच्छी कविता है वो कौन सी थी, या शिक्षाप्रद जो स्टूडेंट लोगों के हिसाब से कौन सी कविता आप सोच रहे होंगे अपने हिसाब से आज की डेट में? पूरे मैंने करीब 11 देशों में कविता पढ़ी है, और जहां भी मैं गया हूं, अमेरिका के तो मैंने 52 शहर में कविता पढ़ी है। लोग बार बार पूछते थे कि छत्तीसगढ़ क्या है, व्हाट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बाद में बना हुआ एक राज्य है, और अंधविश्वासी और पिछड़ा राज्य के नाम से हम बदनाम रहे। मैंने छत्तीसगढ़ का जो गौरव गान गाया, छत्तीसगढ़ की यश गाथा लिखी, पढ़ी और सुनाई, वो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय रही, और वो मेरे जीवन की सबसे बढ़िया कविता मैं मानता हूं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के रग रग की और उनकी जुबानी है वो, कि गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त, सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। 1922 में पहली बार महात्मा गांधी रायपुर आए, कंडेल सत्याग्रह में भाग लिया, कंडेल जाकर, धमतरी जाकर। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम वाले को उन्होंने अपना गुरु बनाया। ये कितने बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की थाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। सबसे ऊंचा जैत खाम है, सबसे ऊंचा जैत खाम है, जिससे ऊंचा माथा है। सप्रे जी पवन दीवान मंदराजी की गाथा है। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार, नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। ठिठरी खुरमी बरी बिजौरी फरा चीला चौसेला, जिमी कांदा मुनगा चुचरिस करी लाड़ू और पेड़ा। बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। राजिम ताला मल्हार बालसूर चित्रकूट शिवरी नारायण, दामा खेरा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदखुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़, नकपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़, कोरबा की मंडवा देवी, बेमेतरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्न नाशनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। जी जी बिल्कुल, वाह भैया, आपने तो प्रिय कविता है जी, आपने तो पूरा छत्तीसगढ़ का गुणगान कर दिया। धार्मिक, ये मेरी प्रिय कविता है। और आदरणीय जलोटा जी मेरे साथ हैं, वो बहुत बड़े भजन सम्राट हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत मंचों पे मैंने उनको सुना भी है, देखा भी है, एक आध बार मिला भी है। लेकिन हम कवि हैं, वो भजन गायक हैं और गजल गायक हैं, लेकिन मैं तो कवि हूँ। मेरी 12-13 किताबें हैं, और मैं एक सवाल की 8 पंक्तियां आपके बीच दिनेश जी रख देता हूँ, इसके बाद मेरा काम लगभग खत्म हो जाता है
कि आखिर में हम किस पर कविता लिखें। जी जी। हम आखिर में किस पर कविता लिखें। लोग कहते हैं कवियों को इस पे लिखना चाहिए, कवियों को इस पे लिखना चाहिए। अरे जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना के आत्महत्या से कम है। तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटा कर मिले मुट्ठी भर चावल पर, नेताओं के कुर्सियाना हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ में हूं तो संसद में कैसे दिखूं। आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। जी काफी अच्छी है, कितने अच्छी कविता आप, मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं पाते कि आपकी इतनी ओतप्रोत और जीवन के सारांश से भरी कविताएं रहती हैं, जो कि पूरी जो समाज में जो विलक्षण जो गलत परिस्थिति भी है उसको भी आप ला देते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं कविता के माध्यम से। इस टाइप की जो सोच आप मुख से लोगों को, समाज को एक अच्छे रास्ते पे चलने का संदेश देते हैं, ये सब भी जो बातें हैं ये सब तो लोग सोच भी नहीं पाते। और आपने पूरी दुनिया तक हमारी छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ को की संस्कृति, धर्म, राजनीतिक हर परिस्थिति को अपनी कविताओं के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक, और सबसे अच्छी बात छत्तीसगढ़ी भाषा में, आपने छत्तीसगढ़ी भाषा में काफी अच्छी कविताएं की हैं जो दुनिया के लोग आज मान रहे हैं और आपको सर आंखों पे बिठाए हुए हैं। भैया एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, गुजारिश है मोर, कि छत्तीसगढ़ या दुनिया के लोग आपला हास्य कवि के रूप में जानते, तो कोई हास्य कविता भी यदि आपके मुख से सुनने में मिल जाए इस अवसर पर तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। पहली तो क्या है, छत्तीसगढ़ का है, व्हाट इज छत्तीसगढ़। दुख पहाड़ 4 बार पढ़, दुख पहाड़ा 4 बार पढ़, अमटहा भाटा खा, मुनगल चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, ये लकी थे बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। और एक बात कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। तो कोनो छत्तीसगढ़िया ले पूछबे कैसे तो लइका तोतराथे का, हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतरा थे। छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपन आप में बड़े महान है। एकर सेठी कि एकर लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक संगीत अतुलनीय है। पूरा देश में, पूरा विश्व में छत्तीसगढ़ी के लोक कला जाने जाते। मैं 8-10 लाइन के छत्तीसगढ़ी के कविता, अब टाइम लिमिट भी है तो ज्यादा नहीं बोले जा सके, अभी जलोटा जी से भी हम लोग सुनना है। एकर सेठी मैं सिर्फ 8-10 लाइन के एक कविता सुना देता हूँ। ये कविता तो मैं अपन ऊपर लिखे हूँ। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना। मैं क्या दिमाग के खड़िया, मोला मद्रासी समझतस, नहीं जानस, मैं और छत्तीसगढ़िया। मैं भगवान ले करे फरियाद, कैसे का भगवान, तहु भगवान होके कर दे भाई भतीजावाद। ये मन ला गोरिया कर दे, मोला कर दे कत्था, भगवान होके दे दे गच्चा। भगवान की हिस का कराऊं। दक्षिण भारत से आदमी बनाए बर शुरू करें, बनावत 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 उत्तर पहुंचे, सबो रंग सिरागे, बैकग्राउंड कलर बचे तू ही मार दे। मैं के ज्यादा बात मत कर, चल हर जाना भर, भगवान की सुही करत हूँ। दिमाग बांटना है, दक्षिण से शुरू करत हूँ, दिमाग बांटत 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 भगवान पंजाब पहुंचिस। तो कि तुम मतलब कोई काम नहीं है, तुम देश भर लड़ाओ, अपन नाम अमर कराओ, पर मोर प्रॉब्लम तो खड़े के खड़े रही गे। जितना सगा मैं कहे बिहाव हमार जथे, फिर रंगे आड़े आथे। मोर दाई कहे बिहाव कर दो सगा, तो रंग हफरिया जही। तो सगा मन कहे दुबई तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ल धो डार करिया करिया। मेरे सोचे दाई तो तक भरोसा में रहूं तो मैं बरन हो जाऊं। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके, अब एक क्षण कम दिमाग के भूख भी टुरील फेंके। वो मोर प्यार में बोहागे और गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा गए। ब्याह के बाद अपन ससुराल गए तो मोर सास का हाथे बने आगे, बाबू 2-4 दिन रह, भैंसी पाव 2 पाव दूध दी।
ओकर टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं आई। इसकी मोर रहले भैंसी का बर दूध दी, ओकर पड़वा गम आगे बाबू तोला देखी तो कम से कम दूध तो दी। मैं कहो अपन बाई लेबर ससुराल गयो, खा पी बने सूते रहे हो कि बिजली बुता गे, वत के बेरा भैंसी पड़वा गवा गे। मोर सास खोजत खोजत आईस, मोला धरीस और चिचियाईस, पड़वा मिल गे, पड़वा मिल गे। मैं कहूँ मैं पड़वा नो हूँ, मैं तो दमांद हूँ। किस हाय भगवान, दमांद ला ये मेरन पाए हो तो मेरन खटियम काला सुताए हो। अरे तुम मन हासत हो जी, का जानू ये कविता ला कैसे बनाए हो। अरे कई रात रोए हैं तब आप ला हंसाए हो। कबर मिही कालिदास हो, मिही चाणक्य हो, मिही नेल्सन मंडेला हो, मिही मार्टिन लूथर किंग हो, मिही छत्तीसगढ़िया हो। ये सबो झनकरिया हैं, फिर आदमी बहुत बढ़िया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया आपने समय दिया, अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले कार्यक्रमों में भी आपका, क्योंकि समय कम होने के कारण अगले कार्यक्रमों में भी आपका समय चाहूंगा। और बिल्कुल आप ऐसे ही स्टूडेंट और अभिभावकों को ओतप्रोत करते रहें, उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे हैं और उनका हौसला बढ़ता है। क्योंकि आप जैसे हस्तियां, आप लोग के मुख से 2 शब्द सुनना भी काफी रहता है, उससे लोगों को एक हौसला बढ़ता है कि आप उनके समर्थन में हैं। जी भैया, आज के लिए कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार जी, नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम। तो आज आपने देखा कि इतने व्यस्त समय के बाद भी हमारे साथ में 2 अनमोल हस्ती अपना समय सिर्फ बच्चों और अभिभावकों के हितों के लिए, उनको अच्छे संस्कार बताने के लिए और उनके हौसला बढ़ाने के लिए आज जो जुड़े, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और शायद कार्यक्रम में देरी भी हो गई है और लेट भी हुआ है, तो मैं अंतिम विदा लेने के पहले भजन सम्राट जी का एक भजन आप लोगों को सुनवाना चाहूंगा, जिससे कि उनकी जो बातें हैं, आज उनको वैसे भी लेट जुड़े व्यस्त होने के कारण, और उनको कम समय कहीं जाना था या व्यस्त होने के कारण उन्होंने कम समय भी दिया, परंतु जितना समय दिया वो हमारे लिए अमूल्य है। और उनके तो भजन ही काफी है हमारे लिए, भजन को सुन के ही मन ओतप्रोत हो जाता है। तो आपको हम सुनाना चाह रहे हैं उनकी भजन। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ, संगीतबद्ध किया हुआ और बहुत गाया हुआ। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को इनकी बदनाम, लोग करे मीरा
को यूं ही बदनाम। इस भजन में जहां जहां ये लाइन आती है, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ये लाइन आप लोग गा दीजिए, बाकी गाना मैं गा दूंगा। तैयार हो जाए। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का श्याम और मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम। अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ डुएट गाया। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के धुन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। लोग कहे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम। जमुना की लहरें, जमुना की लहरें गवनी जानी बगनी सगपसनी पानी पानी सगसनी गपसनी सनी 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 जमुना की लहरें, जमुना की लहरें पंछी पटकी छैया, इसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें पंछी पटकी छैया, इसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रजधाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रजधाम, राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो आज आपने शायद ऐसे दो महत्वपूर्ण हस्तियों के कविताएं भी सुनी, भजन भी सुने, उनकी आवाज से
आपने उनके खुद के मुखड़े भजन के और कविताएं सुनी। उन्होंने आपको काफी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताई, और शायद इनके जो कैसेट्स हैं, जो इनकी जो सीडीआज हैं, इनमें यदि जो हम बार बार यदि सुनेंगे, जब हम कहीं पे दिक्कत में आते हैं या हमारा मन एक दिमागी हलचल होती रहती है, यदि आप इनकी कविताएं और भजन सुन लेंगे तो शायद हमारा मन शांत हो जाएगा, जो टेंशन है दूर हो जाता है। यदि जब इनके भजन से हमारे जिंदगी में कुछ अच्छी बातें आ सकती हैं, टेंशन दूर हो जाते हैं और हम अच्छे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इनसे मिलकर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी हस्तियों को हम बार बार आप अपने इस शिक्षा की बातें कार्यक्रम में लाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि अभिभावकों और स्टूडेंट को की हौसला बढ़ाने हेतु वो बार बार इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, और दूसरी भी शख्सियतें इसमें हिस्सा बनेंगी। क्योंकि आज समय हो रहा है, ज्यादा समय न लेते हुए, आज का कार्यक्रम वैसे भी ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं आप सभी से अगले हफ्ते के लिए विदा चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।